हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल का जो आपका पेपर हुआ था 8 जुलाई 2021 को जो आपका पेपर हुआ है उस पेपर का हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं यानी कि जो जो क्वेश्चंस आपसे इस पेपर में पूछे गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस पेपर की मैं बात करूँ तो टोटल जो क्वेश्चंस थे वो टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि टेक्निकल से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे उन 40 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे जो एग्जाम में पहला क्वेश्चंस पूछा गया था, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था द इंजेक्टेड ईएमएफ इन द रोटर इंडक्शन मोटर मस्ट हैव। तो जो इंडक्शन मोटर में जो हम ईएमएफ इंजेक्ट करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसके स्लिप टाइम्स होनी चाहिए, यानी कि सेम एज द स्लिप फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विल बी लीस्ट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से अगर हम सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो कौन सा जो इक्विपमेंट है वो सबसे कम अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर था वो तो हमारा रूम हीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर था। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आपको पूछा गया था वो था द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो रोटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंट जोड़ करके क्या करते हैं, हम उसका टॉर्क को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एन अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर टू चार्ज कंडक्टर देन। तो आपका कोई भी एक अनचार्ज कंडक्टर था, तो अनचार्ज कंडक्टर को जब हमने किसी चार्ज कंडक्टर के पास में रखा तो क्या होगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा कोई एक चार्ज है क्यू, जो कि हमारा चार्ज है ऑलरेडी, इस पे ये चार्ज है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एक दूसरा चार्ज रखा और जो कि क्या था, जो कि हमारा सेकंड, ये हमारा Q1 था तो ये दूसरा चार्ज Q2 मान लिया हमने। इसको जब हमने इस चार्ज वाले कंडक्टर के पास रखा, यानी कि फर्स्ट वाले चार्ज के पास रखा तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो सेकंड वाला कंडक्टर है ये क्या होगा, इंडक्शन की प्रोसेस के द्वारा जो है ये क्या होगा, चार्ज होगा, और उसके बाद जो है Q1 के द्वारा Q2 को अट्रैक्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आप यहाँ पे पढ़िए, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बी, द अनचार्ज कंडक्टर गेट चार्ज बाय इंडक्शन देन अट्रैक्ट टुवर्ड द चार्जिंग बॉडी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये वोल्टेज की वैल्यू दी दी हुई थी और इस इक्वेशन के माध्यम से यहाँ से आपको क्या एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो आपको पता है कि जो एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट जो की जाती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 2Vm/π होता है। तो यहाँ से जब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू मैक्सिमम वोल्टेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 100 वोल्ट दिया हुआ था, इंटू 100 अपॉन में यहाँ पे क्या करना था, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से इसको सोल्व करने पे हमको जो वैल्यू मिलेगी तो ये मिलेगी 63.69 वोल्ट। तो यहाँ पे ये इसकी एवरेज वैल्यू थी, जो कि आपको जो भी ऑप्शन था आपका वो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन जो था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इन अ ट्रांसफॉर्मर आयरन लॉसेस 1.4 किलोवाट, कॉपर लॉसेस 1.6 किलोवाट एंड रेटिंग जो दी हुई थी आपको वो 150 किलोवाट एम्पियर। तो यहाँ से आपको जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पर जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक फार्मूला लगाना था। जो फार्मूला था आपको, जब ट्रांसफॉर्मर हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा होगा, यानी कि जब हमारा आयरन लॉसेस जब कॉपर लॉसेस के बराबर होंगे, तो उस टाइम पे हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो केवीए रेटिंग होगी, तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है केवीए इंटू अंडर रूट आयरन लॉसेस अपॉन में PCU, यानी कि कॉपर लॉसेस। तो यहाँ से आपको इसमें वैल्यू पुटअप करनी थी इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आपको केवीए कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ था क्वेश्चन में, इंटू अंडर रूट आयरन लॉसेस आपको दिए हुए 1.4 किलोवाट और जो कॉपर लॉसेस दिए थे 1.6 किलोवाट, यहाँ से आपको कॉपर लॉसेस दिए हुए थे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पे हमको जो केवीए रेटिंग मिलेगी तो वो मिलती है हमको 140.31 यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, केवीए रेटिंग। तो ये हमारा सही आंसर था इस क्वेश्चन का। तो जो भी आपका ऑप्शन था ABCD, वो यहाँ से आपको जिसमें भी 140 था वो यहाँ पे आपको पिक करना था, यानी कि वो आपको टिक करना था।
अब चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था अ स्विच गियर इज डिवाइस इज यूज्ड फॉर। जो हमारा स्विच गियर जो डिवाइस होता है ये क्यों यूज़ किया जाता है? तो हमारा स्विच गियर जो डिवाइस यूज़ किया जाता है ये स्विचिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था जो वो था आपका द पावर फैक्टर ऑफ एन आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट जो था हमारा उसका पावर फैक्टर पूछा गया था। तो जो आरसी सर्किट का पावर फैक्टर होगा वो बिटवीन 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 के बीच में था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अब बैलेंस थ्री फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा बैलेंस थ्री फेज सिस्टम होता है वो किसको कंसिस्ट करता है? तो ऑप्शन ए है जीरो सीक्वेंस करंट ओनली, ऑप्शन बी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ओनली, ऑप्शन सी था हमारा नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट ओनली, या फिर ऑप्शन डी था हमारा जीरो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ओनली। तो यहाँ पे हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है ये ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस को कंसिस्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे नेक्स्ट वाला वो था विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल रिसीव वोल्टेज सर्ज फर्स्ट ट्रेवलिंग ऑन ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको जो वोल्टेज सर्ज जो है सबसे पहले जो आपका रिसीव करता है तो ये करता है लाइटनिंग अरेस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और यहाँ से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको चूज़ करना था। तो यहाँ पे आपसे जो आपको पता है जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़िए अ सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज सेम एज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर था हमारा 12 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड सेम लेंथ when connected in parallel gives a resistance of 0.25 ohm. If the same 4 wires are connected in series the effective resistance will be। तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन इस प्रकार था कि यहाँ से आपको 4 रसिस्टेंस थे, ये आपको 4 रसिस्टेंस थे और ये हो गया हमारा चौथा। इन चारों रसिस्टेंस को जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये हमको आर इक्विवेलेंट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 0.25। तो यहाँ से अगर हमको आर इक्विवेलेंट 0.25 मिल रहा है तो यहाँ पे एक रसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे सिंगल रसिस्टेंस की वैल्यू सभी की क्या होगी? ये भी 1 ओम का होगा, दूसरा भी 1 ओम का होगा और तीसरा भी 1 ओम का, चौथा भी 1 ओम का होगा। क्योंकि आपको पता है कि आर इक्विवेलेंट जो हम पैरेलल में निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? R/N, यानी कि सिंगल रसिस्टेंस की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रसिस्टेंस 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने मिल जाएगा? 0.25। तो यहाँ से अब आपको इन एक रसिस्टेंस की वैल्यू पता पड़ चुकी है, यानी 1 ओम यहाँ पे एक रसिस्टेंस की वैल्यू थी। तो यहाँ से अब जो आपको क्वेश्चन जो बोला जा रहा था तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि अगर हम इन 1 ओम के रसिस्टेंस को अब इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दे सभी को, यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दे तो यहाँ पे अब हमको आर इक्विवेलेंट बताना था। तो और ये सारे 1-1 ओम के हमारे रसिस्टेंस थे चारों। तो यहाँ पे हमारा आर इक्विवेलेंट जो कैलकुलेट होकर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 ओम हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा द स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाय। जो हमारा पावर सिस्टम होता है उसकी स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी है उसको कैसे इंक्रीज किया जाता है? तो हम क्या करते हैं जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन यानी कि जो पावर सिस्टम होता है उसको हम पैरेलल में जब भी कनेक्ट करते हैं तो उसकी स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया था तो अगला क्वेश्चन था हमारा यू हैव टू रिप्लेस 1500 ओम रसिस्टर इन रेडियो यू हैव 1500 ओम रसिस्टर बट हैव सेवरल एक 1000 ओम्स विच यू वुड कनेक्ट। तो यहाँ से आपको एक 1500 ओम का रसिस्टेंस बनाना है, 1500 ओम का एक रसिस्टर बनाना है और उसको बनाने के लिए हमारे पास 1000 ओम के रसिस्टर हैं। तो हम क्या करेंगे 1500 ओम कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ से आपको पता है कि अगर हमको 1500 ओम का बनाना है और हमारे पास जो रसिस्टर है वो 1000 ओम के हैं तो हम क्या करेंगे एक रसिस्टर तो हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे और 2 रसिस्टर हम क्या करेंगे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमको 1000 ओम मिल जाएगा, बाकी 1000 ओम और 1000 ओम हमको यहाँ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा? 500 ओम यहाँ से मिल जाएगा। तो ये 1000 प्लस इन दोनों का क्या मिल जाएगा? 500 मिल जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 1500 ओम यहाँ पे रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हमारा सही आंसर क्या था?
2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, द इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। तो जो हमारा पावर और कम्युनिकेशन लाइन होती है उसमें जो हमारा इंडक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए था हमारा ट्रांसपोजिशन ऑफ पावर लाइन को ट्रांसपोजिशन करके, या फिर कम्युनिकेशन लाइंस का ट्रांसपोजिशन करके, या फिर दोनों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी था हमारा इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। तो हम जब भी हम पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस में अगर हम इंडक्टिव इंटरफेरेंस को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको पावर लाइन और कम्युनिकेशन लाइन दोनों को ही ट्रांसपोज करना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन जो था वो था हमारा ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड फॉर। जो ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन होती है वो किसके लिए रिकमेंडेड की जाती है। तो ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर ऑफ पावर प्लांट, ऑप्शन सी था ऑटो ट्रांसफार्मर ऑफ पावर प्लांट, और ऑप्शन डी है स्टेशन ट्रांसफार्मर ऑफ द पावर प्लांट। तो जो हमारी ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन जो ये रिकमेंडेड की जाती है जनरेटर ट्रांसफार्मर ऑफ पावर प्लांट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ सर्किल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर। तो हम इंडक्शन मोटर का जो सर्कल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसको ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से डेटा की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी हम इंडक्शन मोटर का सर्कल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो हमको ब्लॉक रोटर टेस्ट, नो लोड टेस्ट और स्टेटर रेसिस्टेंस टेस्ट, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैन बी रिवर्स बाय। तो जो हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसकी डायरेक्शन को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि उल्टा किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब भी हमको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की जब भी हमको डायरेक्शन चेंज करनी हो तो हम क्या करेंगे, रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ आइदर ऑफ रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। या तो हम रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करेंगे या फिर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शंस को चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक के कनेक्शंस को चेंज करेंगे, तभी हमारी जो मोटर है उसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो चेंज होगी। अगर हम दोनों वाइंडिंग के कनेक्शन को ही चेंज कर देंगे तो हमारी मोटर सेम डायरेक्शन में घूमती रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था तो क्वेश्चन था हमारा, तो एक क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन बतानी थी आरएमएस वैल्यू को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन से पूछा गया था। उसके बाद था हमारा एक क्वेश्चन था आपका 1 - 10 डेल स्क्वायर प्लस 1 + 10 डेल स्क्वायर। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था मैथमेटिक्स का, तो इसको आपको सॉल्व करना था। तो इसको आपको a - b का होल स्क्वायर और a + b के होल स्क्वायर से खोलना था। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा काटने के बाद क्या मिलेगा, 2 sec स्क्वायर, यानी कि 2 sec स्क्वायर हमारा इसका सही आंसर था। उसके बाद जो क्वेश्चन था आपका एक डीसी शंट मोटर के न्यूमेरिकल से रिलेटेड था, यानी कि वो आपका न्यूमेरिकल था जिसमें आपको डीसी शंट मोटर का बैक ईएमएफ कैलकुलेट करना था। उसमें आपको टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ था और टोटल जो हमारी डीसी शंट मोटर करंट ले रही थी उस करंट की वैल्यू दी हुई थी। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या था, ISH को कैलकुलेट करना था जो कि था हमारा V/RSH। आपको V भी क्वेश्चन में दिया हुआ था और RSH की वैल्यू भी दी हुई थी। तो जब हमारे पास ISH आ जाएगा तो उसके बाद हमको क्या निकालना था, IA यानी कि आर्मेचर करंट को कैलकुलेट करना था। तो उसके बाद आर्मेचर करंट कैलकुलेट करने के बाद आपको ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी थी। तो इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाता। उसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका सप्लाई वोल्टेज जो V है उसके अक्रॉस हमने एक रेसिस्टेंस 3.5 ओम का और एक प्योर इंडक्टर 3.5 हेनरी का पैरेलल में कनेक्ट किए थे। तो उन दोनों के अक्रॉस ये बताना कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो उन दोनों के अक्रॉस जो अगर प्योर इंडक्टर की बात करें तो प्योर इंडक्टर और रेसिस्टेंस की बात करें तो उन दोनों के अक्रॉस जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो सेम होगा, यानी कि उन दोनों के बीच में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सेम होगा, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन था वो आप यहाँ से पिक कर सकते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका यहाँ से कि आपको 2 जनरेटिंग स्टेशन दिए हुए थे, यानी कि एक 100 मेगावाट का जो कि 2 घंटे चलता था एक दिन में, और बाकी 6 घंटे कौन सा चलता था आपका 50 मेगावाट का, और आपका जो 24 आवर्स में से दोनों तो आपके 8 घंटे तो ये चल जाते थे और बाकी का जितना भी टाइम था वो उस टाइम आपके जो था वो हमारा रेस्ट टाइम था, यानी कि उस टाइम पे कोई भी जनरेटर ऑपरेट नहीं होता था। और आपका जो टोटल जो 45 डेज जो है पूरे साल में वो क्या होते थे हमारे बंद रहते थे मेंटेनेंस पर्पस के लिए। तो यहाँ पे आपको टोटल मेगावाट आवर कैलकुलेट करने थे। तो आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना था, तो कि
आपको ये हमारा 100 मेगावाट वाला 2 घंटे चल रहा था, प्लस 50 मेगावाट वाला जो था 6 घंटे चल रहा था। तो ये कितना हो गया हमारा 200, तो ये चल रहा था, प्लस 300 ये चल रहा था, यानी कि टोटल कितना चल रहा था 500 मेगावाट हावर 1 घंटे में चल रहा था। तो यहाँ से आपको पूरे साल का निकालना था, तो आपको क्या करना था, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो उसमें से 45 दिन हमारे मेंटेनेंस के लिए बंद रहता था। उसको माइनस करने के बाद, यानी कि 365 में से 345 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 320। तो 320 में आपको क्या करना था, इस 500 का मल्टीप्लाई करना था 500 मेगावाट हावर का। तो उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी उस हिसाब से आपको ऑप्शन को पिक करना था। उसके बाद जो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपको ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो प्राइमरी रेफर्ड क्वांटिटीज गिवन थी क्वेश्चन में, और जो सेकेंडरी रेफर्ड क्वांटिटीज थी वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन थी, तो आपको ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था। उसके अलावा एक आपका न्यूमेरिकल था, जो कि न्यूमेरिकल में आपको जो प्राइमरी के टर्न है वो दिए हुए थे, सेकेंडरी के टर्न दिए हुए थे, प्राइमरी का वोल्टेज दिया हुआ था, सेकेंडरी का वोल्टेज दिया हुआ था। उसके साथ आपको एरिया भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, और प्राइमरी और सेकेंडरी की करंट दी हुई थी। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो वो कैलकुलेट करनी थी। तो वो आपको किस प्रकार कैलकुलेट करनी थी, तो आपको पता है कि बी एम जो हमारी होती है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या होती है हमारी फ्लक्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से आपको एरिया क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। उसके बाद आपको क्या करना था, फ्लक्स को कैलकुलेट करना था। तो फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ई बराबर क्या था हमारा 4.44 एफ फाई एम N1। तो यहाँ से आपको इस फाई के अलावा क्वेश्चन में सारी क्वांटिटीज़ दी हुई थी, तो यहाँ से हमको फाई की वैल्यू निकाल करके और यहाँ पे पुट करना था, आपको जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी थी। उसके बाद एक जो क्वेश्चन था यहाँ से वो था हमारा कि आपको एक टोटल 8 नंबर दिए हुए थे, 1 से लेकर के 8 तक टोटल नंबर थे 8, और वो आपके जैसे थे कि 0 0 6 8, तो ऐसे उनकी कुछ वैल्यूज़ थी, 8 नंबर की डिजिट थी, और यहाँ पे आपको अरिथमेटिक एवरेज कैलकुलेट करना था। तो उस प्रकार से यहाँ पे आपको उन सबको ऐड करके, और टोटल 8 नंबर थे तो 8 का डिवाइड करना था, तो जो भी आपका कैलकुलेट होकर आता वही उसका सही आंसर होता। तो यहाँ पे आपको जो टोटल 40 जो टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से कुछ 26 क्वेश्चंस के लगभग मेरे को मिले हैं, तो मैंने इन सभी 26 क्वेश्चंस को आपको डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।